Hey guys, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Classes. I hope you all are enjoying my video and like my video. तो guys, आज हम हमारी MCQ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स के पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले के 3 पार्ट को नहीं देखा तो गाइज आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। एंड जो भी मेरे चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। ओके, तो चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो गाइज ये रहा आपके सामने आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो एट। आपको ये बताना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो क्या करता है, एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके बिलो से कट करता है, लेकिन कौन से पॉइंट पर। अब आपको बताना है कौन से पॉइंट पर, क्या वो लोवेस्ट से उसको कट करेगा, उसके लेफ्ट से या उसके राइट से। तो आपको देखिए क्या बताना है, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ये है आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। अब आपको पता है कि एवरेज कॉस्ट कर्व के बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट से, जहाँ पर आपकी एसी जो है वो लोवेस्ट होगी, उस पॉइंट से आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करेगा, उसको कट करेगा। और इस पॉइंट पर आपकी एसी जो है वो क्या होती है, आपकी एमसी के इक्वल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपके एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके लोवेस्ट पॉइंट से कट करेगा, कोई लेफ्ट से नहीं, कोई राइट से नहीं, जो उसका लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ से कट किया जाएगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स की स्टडी की जब हम बात करते हैं तो इनमें से बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, राइट। तो इकोनॉमिक्स को पहले मैं डिफाइन करती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डाली है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है गाइस, जब आप ना स्कार्सिटी की बात करते हो। स्कार्सिटी का मतलब क्या है, जब हमारे पास कमी होती है, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होती है। आपकी जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम चॉइस की स्टडी करते हैं कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है, आपको उनमें से कोई बेस्ट सिलेक्ट करना है, आपको उनमें से बेस्ट वन को चॉइस करना है। अब बेस्ट वन को क्यों करना है, आप बोलोगे मैम हम तो सारे कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कार्सिटी होती है, वो लिमिटेड होते हैं। इसी वजह से हमारी जो चॉइस की प्रॉब्लम है वो हमारे इकोनॉमिक्स में आती है। डन। तो इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम स्कार्सिटी और चॉइस की स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। अब वांट्स अनलिमिटेड होती है ना, कितना ही दे दो, हमारी वांट्स कभी पूरी नहीं होती, हमें और चाहिए होता है। तो वो क्या है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, दैट्स वाई हमें चॉइस की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में हम यहाँ पर वही डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल चॉइस क्यों करता है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है। और यहाँ पर रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, आपको पता है 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आप देखिए क्या होगा। आपको इकोनॉमिक्स पता लग गई क्या होती है, तो अब बताना है आपको कि इनमें से बेस्ट डेफिनेशन कौन सी होगी आपकी इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट वन कहती है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्या ये इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो जस्ट एक क्या है, इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है, बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कहाँ से आ गया इकोनॉमी में, ये तो मतलब ही नहीं। फिर क्या है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग अंडर फॉरेन कंपटीशन, या इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी। यहाँ पर इंडिविजुअल और सोशल की चॉइस होती है स्कार्सिटी को फेस करने की। जब आपके पास स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है तब आप चॉइस करते हो, तो वो आपकी क्या है, ये आपकी इकोनॉमिक्स को बेस्ट डिफाइन करती है। क्लियर टू एवरीवन? आई होप गाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये सारी स्टेटमेंट देखनी है और बतानी है कि कौन सी इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट क्या बोलती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बिजनेस डिसीजन होता क्या है, सॉरी बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है। जब हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को बिजनेस के अंदर अप्लाई कर देते हैं, वो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाती है। क्लियर? कहने का मतलब जब हम इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली बिजनेस में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को, उसकी थ्योरीज को
उसके लॉज को, तो वो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स एक स्पेशल ब्रांच है? यस, ये आपकी इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या है, हम बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए उसको अप्लाई करते हैं। बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड नॉट थ्योरेटिकल। यस, अब मैंने क्या बोला कि जब हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को, इकोनॉमिक्स के लॉज को प्रैक्टिकली अगर हम बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो ये क्या है, ये एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, ना कि थ्योरेटिकल, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली हम उस चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। फिर आती है आपकी नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस, ये पॉइंट मेन है गाइज कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो आपकी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होती है, मैक्रो पर बेस्ड नहीं होती। हमेशा याद रखना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइक्रो की बात करते हैं। क्यों? माइक्रो में क्या आती है, जब हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल फर्म्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, तो वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। आपको पता है ना, हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में क्लासीफाई की जाती है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो में तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, और मैक्रो के अंदर जब हम पूरी इकॉनमी की बात करते हैं, वो आपकी मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। तो यहाँ पर सिर्फ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल फर्म की बात की जाती है। यहाँ पर आप जब इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स लगाओगे तो पूरी इकॉनमी पर तो नहीं लगाओगे ना, उसी फर्म पर लगाओगे जो जिसमें आप डील कर रहे हो। तो ये क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों की तीनों ही आपकी बातें सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर मैंने गाइज इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस दिया है, तो ये भी हम थोड़ा कर लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट बनता है। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, मैंने आपको बताया माइक्रो और मैक्रो दोनों एस्पेक्ट हम इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। माइक्रो को भी पढ़ते हैं, मैक्रो को भी, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ माइक्रो को लेकर चलती है। यहाँ पर सिर्फ हम इंडिविजुअल फर्म्स की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। फिर क्या है, इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है फर्म एंड इंडिविजुअल बोथ। ये देखिए यहाँ पर आ गया ना ये पॉइंट, इकोनॉमिक्स के अंदर हम फर्म को भी देखते हैं और किसको, इंडिविजुअल्स को भी देखते हैं, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ फर्म की प्रॉब्लम को देखा जाता है। यहाँ इंडिविजुअल का कोई काम नहीं, नाम से ही पता है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस के अंदर यूज करनी है, तो यहाँ इंडिविजुअल का क्या काम। ओके, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट क्या कहता है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। ये सही है कि देखो इकोनॉमिक्स में तो हमने पढ़ लिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, हमने पढ़ा कि भाई अगर प्राइस बढ़ेंगे ना तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी क्योंकि प्राइस कम हो गई, यही चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ये चीज़ कहाँ अप्लाई होती है, ये आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्लाई होती है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन इसका वहाँ देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरेटिकल होती है, जबकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो आपकी एक अप्लाइड पार्ट है। फिर आता है गाइज, इकोनॉमिक्स इज बोथ नॉर्मेटिव साइंस बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आपकी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों होती है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स वो सिर्फ आपकी नॉर्मेटिव होती है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए ये नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस है क्या। तो देखिए क्या होता है, पॉजिटिव साइंस क्या है, जिसमें आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है कि ऐसी चीज़ हुई, इसके पीछे ये रीज़न था। ठीक है, मतलब पॉजिटिव में हम कहते हैं व्हाट इज़, क्या चीज़ है, कि ये चीज़ हुई है, ये चीज़ हैपन हुई है, किसका कारण ये था, दैट्स इट। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस में क्या है, व्हाट ऑट बी, इसका मतलब व्हाट शुड बी, क्या चीज़ होनी चाहिए थी वो हम देखते हैं। मतलब यहाँ पर आपको एक कहते हैं ना इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी दिया जाता है कि अदर फैक्टर्स को देखकर भी आप चलते हो कि होनी ये चीज़ चाहिए थी बट ये हो रही है। जबकि पॉजिटिव में हम क्या कहते हैं, सिर्फ कि यस ये चीज़ हुई, मतलब प्राइस बढ़े, डिमांड कम हो गई, दैट इज़ ओनली पॉजिटिव। नॉर्मेटिव में क्या है कि क्यों बढ़े, किस वजह से बढ़े, ठीक है, और हमें क्या होना चाहिए था, मतलब कि प्राइस बढ़ा तो इसका इफेक्ट ये होना चाहिए था बट ये इफेक्ट हुआ। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ें, इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम दोनों चीज़ों को लेते हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट भी देखते हैं और किस लिए हुआ, क्या होना चाहिए, सब कुछ देखते हैं। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर ओनली एंड ओनली नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स को लिया जाता है कि क्या होना चाहिए था, इसमें हम अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं बजाय कि कॉज एंड इफेक्ट के।
फिर आती है इकोनॉमिक्स, जो है वो सिर्फ आपकी इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट जो है वो प्रॉब्लम को स्टडी करती है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट को देखती है। इकोनॉमिक में सिर्फ हम इकोनॉमी से रिलेटेड देखेंगे, हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब देखे जाते हैं, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपकी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर चलेंगे, चाहे वो आपकी इकोनॉमी पर इफेक्ट डाले या ना डाले, वो दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इकोनॉमिक्स जो है वो गाइस स्टडी करती है प्रिंसिपल्स जो है आपकी रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर हम रेंट, वेज, इंटरेस्ट सब कुछ को स्टडी करते हैं। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में बेसिकली फोकस किस पर किया जाता है, ओनली एंड ओनली प्रॉफिट्स पर। ओके, नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक्स जो है गाइस वो क्या है, बिफोर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट और थ्योरी सर्टेन अजम्पशंस आर बीइंग मेड। आपको पता है इकोनॉमिक्स में हमने जितनी थ्योरीज पढ़ी, जितने लॉज पढ़े, हर एक में पहले क्या मानकर चलते हैं, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। इट मीन्स कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ऑर्डिनल है, सबके हम क्या है अजम्पशंस लेकर चलते हैं। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ सब कुछ प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होती है। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So the next question on your screen, which of the following is a reason for economic problem? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कारण होते हैं? मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। कौन कौन सी? हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, और जो रिसोर्सेज का जो यूजेस है वो क्या है, अल्टरनेटिव है। तो ये तीनों ही आपकी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड वांट, स्कार्स रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव जो है गाइस वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन हम इकोनॉमिक्स के अंदर फाइंड करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the best general definition of study of business economics? अब आपको ये बतानी है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि बेस्ट डिफाइन करती है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स को। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलते हैं, बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वही पॉइंट आ गया, क्या मतलब है इकोनॉमिक्स में, बिहेवियर ऑफ फॉर्म इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इंडिविजुअल चॉइस इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी, या यूज ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी बाय मेकिंग बिजनेस डिसीजन। तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पूछा है आपसे, तो आप गलती से भी ऑप्शन सी सिलेक्ट मत करना, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या होगा, जब आप इकोनॉमिक्स थ्योरीज का यूज़ करते हो बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 3। ओके, so the next question is what is the fundamental premise of economics? आपको बतानी है इकोनॉमिक्स के लिए जो फंडामेंटल जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। देखिए फर्स्ट वन क्या बोलती है, इंडिविजुअल्स आर कैपेबल ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड एक्टिंग इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स। इंडिविजुअल जो है इकोनॉमिक्स में क्या बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल कैपेबल होते हैं गोल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए और उस तरह से काम करने के लिए कि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी स्कार्स। क्या आपके नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होते हैं, या इंडिविजुअल चूज द अल्टरनेटिव फॉर विच दे बिलीव द नेट गेन टू बी द ग्रेटेस्ट, या इंडिविजुअल उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेगा जो कि उसे क्या है, जिससे मिलने वाला बेनिफिट जो है वो उसे सबसे ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ आपकी इकोनॉमिक्स को बेस्ट डिफाइन करती है, या बोलो इम्पोर्टेंट जो है रिसोर्स है इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेन थिंग यही तो है, हमें 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही तो चाहिए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल क्या करता है, एक ऐसे बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है जिससे उसको क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जबकि फोर्थ ऑप्शन कहता है नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांस इंडिविजुअल चॉइस ऑलवेज इन्वॉल्व अ ट्रेड ऑफ। नो, तो इसका करेक्ट आंसर जो बेस्ट इसको डिफाइन करता है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच। जो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, तो उसमें क्या डिफाइन करता है कि इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस है जो कि क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, रिलेशनशिप बताती है एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज की, या स्कार्स मीन्स जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस देखिए
आपको पता है इकोनॉमिक्स को डिफाइन हर एक, जितने भी हमारे जो है इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अलग अलग तरह से डिफाइन किया। सबकी बातें सेम होती है लेकिन वो क्या है अपने वर्डिंग्स में उसको डिफाइन करते हैं। तो कई बार इकोनॉमिक्स की जो फेमस डेफिनेशन है जैसे वेल्थ ऑफ नेशन डेफिनेशन है, सोशल वेलफेयर, ये आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको यही बोला हुआ है कि जो रॉबिन्स की जो कौन सी डेफिनेशन है, जो स्कार्सिटी वाली जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। यस, रिलेशनशिप भी बताती है एंड और स्कार्स रिसोर्सेज में, और स्कार्स जिसका मतलब अल्टरनेटिव यूजेस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको ये तीनों बातें ही बोलती है। तो आपको ये डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेना है गाइस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये सारी स्टेटमेंट देखनी है और बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट वन क्या है, मेन पर्पज ऑफ बिजनेस फर्म इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस जो फर्म होती है क्या उनका मेन पर्पस प्रॉफिट को अर्न करना होता है? यस। अगर हम देखो गाइस, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको हम मार्केटिंग भी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप मार्केटिंग के व्यू पॉइंट से देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मेन पर्पज ऑफ बिजनेस का क्या हो गया, सोशल वेलफेयर। बट अगर आप इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से देखोगे देन यस इट्स ट्रू, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम जो मेन पर्पज हमारा बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट्स को अर्न करना। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल मैनेजमेंट इज डील्ड विद इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉस्ट एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको ये बताना है। तो देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स से डील करती है। ऑब्वियसली कैपिटल मैनेजमेंट कहाँ पढ़ते हैं हम, बिजनेस में पढ़ते हैं ना। कैपिटल किसका पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, तो वो किससे डील करेगा, आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स में डील करेगा। यस इट्स ट्रू। एंड नेक्स्ट क्या बोलता है, कॉस्ट एनालिसिस की जरूरत होती है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। यस ये बात भी सही है, क्योंकि हम कॉस्ट को एनालाइज क्यों करते हैं, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। तो ये तीनों की तीनों बातें आपकी जगह है करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। डन टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, इन द केस ऑफ गिवन गुड्स लाइक बाजरा अ फॉल इन इट्स प्राइस स्टैंड्स टू। गिवन गुड्स के केस में जैसे कि बाजरा है, अगर प्राइस गिर जाएगा तो क्या होगा, पहले आपको पता होना चाहिए गिवन गुड्स क्या होते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है इंफीरियर गुड्स के बीच में और गिवन गुड्स के बीच में, तो आपको पहले बता देती हूँ ये दोनों है क्या। देखो गाइस दोनों होती क्या है, जो आपकी घटिया क्वालिटी की जो गुड्स है वो दोनों होती है, इंफीरियर भी और गिवन भी। बट जो गिवन गुड्स होती है वहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? लॉ ऑफ डिमांड जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर अगर आपके प्राइस कम होंगे इनके, तो आपकी जो होगी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। देखो क्या होता है, गिवन गुड्स के अंदर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। मतलब अगर आपके प्राइस जो है इसके कम हो गए तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब इन गुड्स के ना प्राइस बढ़ते हैं ना तो कस्टमर क्या सोचता है कि यस ये गुड्स अच्छी है, लेकिन जैसे इनके प्राइस कम होंगे कस्टमर क्या सोचेगा कि ये गुड्स अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब देखो प्राइस आपका लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता था कि देखो अगर प्राइस कम होंगे ना तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन गिवन गुड्स के केस में यहाँ पर उल्टा है कि अगर आपके प्राइस कम होंगे तो डिमांड भी कम होगी, अगर आपके प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इस पॉइंट को गाइस अपने माइंड में डाल लो, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत बार आता है और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होती है। जबकि जो आपकी इन्फीरियर गुड्स होती है वो क्या कहती है, ये क्या बोलती है, यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। इसका मतलब अगर आपके प्राइस कम होंगे ना प्रोडक्ट के, तो आप क्या करोगे कि इसकी डिमांड बढ़ा दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनकम इफेक्ट। अगर आप इन्फीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट देखोगे, देखो कहते हैं ना अगर आप लोगों के पास 10 रुपये ही है, ठीक है, और आपको ना कोई पेन खरीदना है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल सा पेन लेकर आओगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर आपको 50 रुपये दे दिए जाए, 50 छोड़ो, अगर आपको 100 रुपीज़ दे दिए जाए, आप क्या करोगे, बढ़िया सा रोटोमेक का कोई अच्छा सा पेन लेकर आओगे। ठीक है, तो वो क्या है कि आपकी
पास जब इनकम नहीं थी तो आप उस चीज़ को उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, जब आपके पास इनकम आ गई तो आप उसकी डिमांड कम करोगे। तो यहाँ पर जो आपका इनकम इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, लेकिन आपका यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। इतना समझ में आया? आपको क्या याद रखना है, गिवन गुड्स में आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो आपको यही बताना है कि जैसे बाजरा जो है वो एक गिवन गुड्स है, तो अगर उसका प्राइस गिर जाएगा तो आपकी क्या होगी बताइए? अगर प्राइस गिरेगा तो क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं मैम, अभी तो आपने बोला कि अगर यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड तो काम करता नहीं, तो अगर प्राइस गिरेगा तो लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है कि प्राइस गिरा है तो डिमांड को बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करेगा तो यहाँ पर डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अभी मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल दिया है, डोंट वरी, अब आपको समझ में आएगा। गिवन गुड्स क्या है? ये एक ऐसी गुड्स होती है फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज। जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही प्राइस गिरेगा इनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो गिवन गुड्स का क्या है, ये क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड हमारा कैसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये क्या होगा, इसकी एक्सेप्शन है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। इसलिए इतना समझ में आया। तो ये है आपकी गिवन गुड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कमोडिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि आपके सब्सटीट्यूट का एग्जाम्पल है। सब्सटीट्यूट क्या होते हैं गाइज, आपको पता है दो तरह की गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट क्या होती है, जब हम एक की जगह दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी। टी की जगह मैं कॉफ़ी को यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी सब्सटीट्यूट गुड्स होगी। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, जो पूरक होती है। पूरक का मतलब क्या होता है, एक के बिना दूसरी का काम नहीं चल सकता। जैसे कि पेन के बिना इंक, क्या इसका काम चल सकता है? क्या इंक के बिना आप पेन चला सकते हो? नहीं चला सकते। क्या आप पेट्रोल के बिना बाइक चला सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या है, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो अब आपको ये बताना है, यहाँ पर मैं आपको रिलेशन भी बता देती हूँ। सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर जो आपका क्या, अगर हम रिलेशन बोलते हैं प्राइस का और डिमांड का, तो वो क्या रहता है बताइए? सब्सटीट्यूट में क्या होगा, अगर टी का प्राइस कम हो गया तो आपकी जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, अपोजिट रिलेशन होता है। जबकि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। वेट गाइस, मैंने शायद गलत बोल दिया। देखो टी एंड कॉफ़ी, यस, अगर टी का प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसका प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये आपस में रिलेटेड है, लिंक्ड है। टी का प्राइस कम हुआ तो वेट अगेन करते हैं इसको थोड़ा सा, यस। अब देखना मैंने क्या बोला, टी का और कॉफ़ी का, ये आपकी टी, ये आपकी कॉफ़ी। अब गाइस अगर मान लीजिए टी है, टी का प्राइस कम हो गया तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसकी डिमांड कम। लेकिन अगर टी का प्राइस कम हो गया, टी का प्राइस कम हो गया तो इसकी टी की ही डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड तो कोई करेगा ही नहीं। लेकिन अगर टी का प्राइस बढ़ गया, अब जो लोग चाय खरीदते थे उसका प्राइस बढ़ गया है, अब लोग क्या करेंगे कि प्राइस बढ़ गया, इतने पैसे तो देने के लिए है नहीं, तो वो कहाँ करेंगे, शिफ्ट करेंगे आपकी कॉफ़ी के ऊपर। इसका मतलब एक का प्राइस बढ़ा, एक का प्राइस अगर बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। अब आपको क्लियर हुआ ये चीज़? तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप, कहने का मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपका रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक का प्राइस कम होगा दूसरे की डिमांड कम होगी। अब क्लियर हुआ गाइस? उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर होता है नेगेटिव। इसका मतलब अगर इंक का प्राइस बढ़ गया तो पेन की डिमांड कम, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो आपकी कार की डिमांड कम। तो ये क्या है, ये आपका नेगेटिव होता है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अगेन थोड़ा सा बता देती हूँ, सब्सटीट्यूट में पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। तो अब देखिए, अब आपको सब्सटीट्यूट का एग्जाम्पल बताना है, कौन सा होगा। क्या कॉफ़ी एंड मिल्क सब्सटीट्यूट है? नहीं।
बिल्कुल भी नहीं, वो आपका मिल्क है, वो कॉफ़ी है, दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। डायमंड एंड काउ सब्स्टिट्यूट नेवर। पेन एंड इंक ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, पेन और इंक, इंक के बिना पेन का कोई काम नहीं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल ये दोनों क्या है, एक ही कैटेगरी के हैं, एक जैसे ही है, दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो ये क्या होगा आपका, इसका एग्जाम्पल होगा मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डिमांड स्केड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपको बताना है डिमांड स्केड्यूल के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो गाइस बहुत एक लड्डू क्वेश्चन है। क्या वो वेरी करेगी प्राइस के साथ डायरेक्टली, या वो वेरी करेगी इन्वर्सली, या वो वेरी करेगी प्रोपोर्शन में, या नन ऑफ द अबव? तो आपको पता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये तो इन्वर्स रिलेशनशिप है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर वन थिंग्स और मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपको क्वांटिटी डिमांडेड बोला है। आपको पता है गाइस क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? डिमांड और क्वांटिटी डिमांड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीबडी नो? बताती हूँ आपको। देखिए, अगर मान लीजिए पूरी एक टेबल है, ठीक है, टेबल में अगर मान लीजिए आपको बोला है 4 रुपये अगर प्राइस है, तो आप डिमांड कर रहे हो एक कमोडिटी, प्राइस हुआ 3, डिमांड बढ़ गई 2, अगर प्राइस हुआ 2 देन डिमांड हो गई 3, ठीक है। ये आपका प्राइस, ये आपकी क्वांटिटी। अब देखो, अगर मैं ये पूरे की बात लेती हूँ तो ये पूरी आपकी क्या है, पूरी आपकी डिमांड है। लेकिन अगर मैं ओनली ये बोलूँ कि एक पर्टिकुलर यूनिट, मतलब पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी यूनिट परचेज कर रहे हो, अगर पर्टिकुलर की बात करती हूँ तो वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है, जबकि अगर पूरे की बात करते हैं तो वो आपकी डिमांड होती है। क्लियर? तो इस चीज़ को भी याद रखा करो। ये ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है गुड हुज डिमांड बाय अ कंज्यूमर फॉल विद द राइज इन इनकम ऑफ दैट कंज्यूमर इज कॉल्ड। आपको बताना है कैसी गुड्स जिसकी डिमांड कंज्यूमर के द्वारा गिर जाती है जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है। ये अभी अभी मैंने बताया था ना, अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई तो आप कौन सी गुड्स ऐसी है जिसकी डिमांड करना कम कर दोगे, क्योंकि बेसिकली तो क्या होता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे। लेकिन इन्फीरियर गुड्स एक ऐसी गुड्स होती है जब क्या है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया ना तो आप घटिया क्वालिटी छोड़कर आप ब्रांडेड पर आ जाओगे, राइट। तो इसको आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सब चीज़ें आपको पता है, नॉर्मल गुड्स क्या होती है, सब्स्टिट्यूट क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है। सब्स्टिट्यूट में अगेन बता देती हूँ, आपका जो इफेक्ट क्या होता है वो क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपको ताकि बार बार रिपीट होती रहे। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती एक प्रोडक्ट की इंडिविजुअल डिमांड को। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी इंडिविजुअल डिमांड को नहीं इन्फ्लुएंस करेगी। क्या प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या डिमांड को इफेक्ट नहीं करेगा? डिमांड इफेक्ट ही प्राइस से होती है। ओके, प्राइस ऑफ क्लॉथ सब्स्टिट्यूट, क्या क्लॉथ सब्स्टिट्यूट कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस आपको इफेक्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। अगर आपकी क्या है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो दोनों का प्राइस इफेक्ट करेगा ना एक दूसरे को। चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन या स्टेट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन क्या इफेक्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आप लोग समर है, आइसक्रीम खाना चाहते हो, एकदम से बहुत तेज़ बारिश तूफान, बहुत ठंड हो जाए, शिमला बन जाए, आइसक्रीम खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो क्लाइमेट तो इफेक्ट करेगा, बट स्टेट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्या गुड्स के ऊपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ेगा? नो। तो ये जो है ये इंडिविजुअल। और वन मोर थिंग, यहाँ पर क्या बोला है आपको, इंडिविजुअल डिमांड बोला है। तो टेक्नोलॉजी एक अकेली डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगी, किसी अकेले प्रोडक्ट की डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? आई होप गाइज आपको जो है समझ में आ रहा होगा। किसी में कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट मी एंड आई विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of these is an exception to the law of demand। सबको पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन इनमें से कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स, गिवन गुड्स, फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से लॉ ऑफ डिमांड किस पर एप्लीकेबल नहीं होता? क्या वो गिवन गुड्स पर एप्लीकेबल होता है? नहीं, अभी तो बताया था मैम नहीं होता।
ओके, और बाकी के? अच्छा, आप बाकी के बताइए। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स, डेमोस्ट्रेशन मतलब दिखावे के लिए। तो क्या आपको पता है ना एक्सेप्शन गुड्स, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके एक्सेप्शन में क्या क्या आते हैं? आपकी वेबलन गुड्स, वेबलन क्या होती है? आपकी प्रीशियस गुड्स। तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट क्या प्रीशियस गुड्स में नहीं आएगा क्या? आपके डायमंड हो गए, ज्वेलरीज हो गई, लाइक जैम्स हो गए, प्रीशियस जैम, स्टोन, वो सब क्या है? डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट ही तो है। तो वो क्या है? वो भी तो एक्सेप्शन हुई ना। फिर फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? जब आप फ्यूचर की गुड्स की स्कार्सिटी को देखते हो, इसका मतलब फ्यूचर में आपकी गुड्स की कमी होगी या नहीं होगी, जब आप उस चीज़ को देखते हो तो वो भी क्या है? वो इस चीज़ की एक्सेप्शन है, क्योंकि हम क्या लेकर चलते हैं? कुछ एक अजम्पशंस लेकर चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में लेकर चलते हैं ना, कि फ्यूचर में सब कुछ सेम रहेगा। बट ये क्या है? ये आपकी एक्सेप्शन है कि अगर फ्यूचर में आपकी गुड्स की स्कार्सिटी हो जाती है तो ये भी क्या होगी? आपकी लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी अप्लाई नहीं करेगा। फ्यूचर अनसर्टेन है तो हम इसके ऊपर इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। और आपकी एक्सेप्शंस में क्या आती है? आपकी वेबलन गुड्स हो गई, और सब्स्टिट्यूट गुड्स, गिफन गुड्स हो गई, ये सारी आपकी क्या है? इनकम इफेक्ट हो गई। ये सब आपकी क्या है? एक्सेप्शंस है आपकी लॉ ऑफ डिमांड का। ओके गाइज, क्लियर हुआ आपको इतना? किसी को कोई डाउट? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इलास्टिसिटी इज। अगर आपका जो डिमांड कर्व है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है गाइस? एक ऐसा जहाँ पर एरिया जो होता है वो क्या है? सेम होता है। रुक के मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है गाइस, बट प्लीज़ मैनेज इट। ये देखिए, जब आपके ये जो एरिया है ना, जहाँ जहाँ मैं लाइक ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया जब ये आपका इक्वल होता है, आई नो ये थोड़ा इक्वल नहीं बना, जब आपके मतलब इनके बीच का जो अंदर के ये जो रेक्टेंगल होते हैं, अगर ये सारे इक्वल है, सेम है, तो अगर उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वो कर्व आपका क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। तो उस केस में आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी? तो गाइज उस केस में आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है? आपकी जो ईडी जो होती है वो आपकी किसके इक्वल होती है? वो आपकी 1 के इक्वल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझ में आया? एक ऐसा जब आप कर्व बनाते हो जहाँ पर हर एक पॉइंट आपके इक्वल होते हैं, हर एक पॉइंट पर आपकी इलास्टिसिटी इक्वल होती है, और यहाँ पर जो एरिया होता है हर एक रेक्टेंगल का वो क्या होता है? वो आपका इक्वल होता है। तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, और उस केस में आपकी जो ईडी जो होती है वो क्या है? 1 होती है। जबकि अगर हम और कौन कौन सी आपकी इलास्टिसिटी आपको पता है? जबकि अगर हम जब आपका डिमांड कर्व अगर परफेक्टली क्या है? वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उस केस में आपकी जो ईडी जो होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। और अगर आपका जो डिमांड का वर्टिकल टू वाई एक्सिस है उस केस में आपकी ईडी जो है वो क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है डिमांड में कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो है गाइज आज के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही पीछे की क्लासेस में भी हम 15 ऐसे ऐसे कवर कर चुके हैं। तो अप्रॉक्स जो है वो हमने कितने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो गाइज प्लीज़ आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ और साथ ही बाकी के अदर सब्जेक्ट्स की भी सीरीज़ लेकर आऊँ, देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इन ग्रुप। आप लोग अगर डेली के 1 या 2 फ्रेंड्स को भी शेयर करोगे तो ऐसे ही अगर वो आगे करेंगे तो उतना भी मेरे लिए बहुत होता है। एक मोटिवेशन मिलता है कि यस मुझे भी करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ नया लेकर आना है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक 1 लाइनर की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड क्रैक योर JRF। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।